नमस्कार। भारत एक कृषि प्रधान देश है। ये बचपन से हम लोग को पढ़ाया गया, हम लोग पढ़े जानते हैं, पढ़ाया गया है समाज के द्वारा स्कूलों में। जो भारत एक कृषि प्रधान देश है, उसी भारत में जब कृषि का बजट घटा दिया जाता है तो किसानों पे, किसान के परिवार पे क्या उसका असर पड़ता है, ये आप जान सकते हैं। इसी कड़ी में सामाजिक कार्यकर्ता रुपेश कुंवर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेश जी बताइए, जब भारत में कृषि प्रधान देश में कृषि की बजट घटा दी जाती है तो किसानों पर क्या असर पड़ता है? जी, ये बड़ा अहम सवाल है कि कृषि का बजट घटाया जाता है। कहाँ घटाया जाता है? तो भारत के अंदर। किस भारत में? जिस भारत का नारा ही दिया गया था, जय जवान जय किसान। जिस भारत की लड़ाई ही किसान की लड़ाई शुरू हुई थी, जिस भारत की आधी से ज़्यादा आबादी किसान की है, जिस भारत की रचना ही किसान की रचना पे है, जो कहा जाता है कि भारत के किसान अगर न हो तो भारत की जीडीपी आधी हो जाएगी। जीडीपी की जो ग्रोथ रेट बढ़ती है उसमें किसानों का अहम योगदान होता है। उस किसान के, उस जवान के, उस गरीब परिवार के ऊपर इस सरकार, जो ये सरकार है जिसको हम मोदी सरकार कहते हैं, भारत सरकार नहीं कहते हैं। एक दौर था कि भारत सरकार हुआ करती थी, एक दौर है कि मोदी सरकार है। ये मोदी सरकार इस किसानों के पेट पे ही नहीं, उसके जमीर पे लात मारा है। और ये जमीर पे लात मारने का काम ये पहली बार नहीं हुआ है, लगातार वर्षों से होते आ रहा है। अभी पिछले कई सालों से आप देख रहे होंगे कि आखिर किसानों को आंदोलन क्यों करना पड़ा, ये आप लोगों को समझना होगा। आखिर किसानों ने 1 साल से ऊपर आंदोलन नहीं किया। अच्छा, इसी पे हम आ रहे हैं। जो देश में कृषि आंदोलन हुआ था, पूरे देश के किसान वहाँ जुटे थे, चाहे वो दिल्ली के बॉर्डर हो, हरियाणा, पंजाब, तमाम तरह के किसान ने कृषि, तीनों कृषि कानून को काला कृषि कानून कहा गया था। आखिर ऐसा क्या था उस कृषि कानून में जिसे काला कानून कहा गया था, और पूरे देश के लोग वहां जुटे थे, और बिहार के किसान क्यों नहीं जगे थे? जी, बात बिल्कुल सही है कि लोगों ने कहा कि बिहार के किसान नहीं जगे थे, तो स्वाभाविक है कि बिहार के किसानों को आदरणीय नीतीश कुमार जी ने पहले तोड़ दिया। इस तरीके से तोड़ा कि उसमें किसानों की हिम्मत नहीं हुई कि इसको मैं किस तरीके से जगाऊं। और जो 3 काले कानून थे, वो 3 काले कानून नहीं थे, उसको एक कहने का तरीका बदल दिया, 3 काले कानून के। खुल के सब सारी बातें मंच में नहीं बोला जाता है। अब हम जैसे कुछ अग्रेसिव लोग हैं जो खुल के बोलते हैं फ्रंट पे आके कि भैया तुमको जो करना कर लो, हम तो जो बोलना है बोलेंगे ही। तो वो 3 काले कानून नहीं थे, वो अडानी कानून थे, वो अडानी अंबानी ग्रुप कानून थे, वो बिजनेसमैन का कानून था, वो सरकार का नहीं कानून था, वो जनता कानून नहीं था, वो कानून बिजनेस का कानून था, बिजनेसमैन के फायदा पहुंचाने का कानून था। नहीं तो मेरे आंखों का देखा हुआ है, मैं सोनीपत पानीपत बराबर जाता रहा हूँ और हरियाणा से मेरे अच्छे संबंध रहे हैं, तो मैं हरियाणा जाता रहा हूँ। तो आप आज भी हरियाणा जब जाइएगा तो वहाँ अडानी का भंडारों का, अनाज भंडारों का कानून आने से पहले ही बिल्डिंग बना शुरू हो गया था। वहाँ बड़े बड़े स्ट्रक्चर तैयार होने शुरू हो गए थे, कानून तो बाद में आया है। अच्छा, ये अडानी की बात करते हैं तो कटिहार में किसके कारण अडानी को 40 से 4200 एकड़ जमीन, जो उसके साइलोन, जिसमें अनाज रखा जाता है, उसके साइलोन कहते हैं, तो ये साइलोन कृषि कानून के आने से पहले बिहार में, और जगह की तो बात हम नहीं बता सकते हैं, था ही, और उस पर चर्चा नहीं करेंगे, अभी बिहार की चर्चा कर रहे हैं। तो कटिहार में जो हजारों एकड़ जमीन भूमि सरकार ने दिया, किसको? अडानी ग्रुप को, जिसमें साइलोन बन रहे थे। तो आखिर अडानी साइलोन क्यों बनाना चाहता था बिहार में? अडानी तो पता नहीं क्या क्या बनाने चले हैं, खुद नहीं बन पाए। एक हिडनबर्ग ने उनको हिडन कर दिया अपने कैमरे से, और वो ऐसे नकाब हुए कि 19 लाख करोड़ नीचे चले गए। 19 लाख करोड़ समझते हैं आप? क्या इस बार हिरन ही शिकार कर लिया अथी का? बिल्कुल बिल्कुल, इस बार हिरन नहीं शिकार कर लिया अडानी का। कमाल की बात यह रही कि जिस पाकिस्तान को दिवालिया घोषित किया गया है, उस पाकिस्तान की जीडीपी भी 19 लाख करोड़ के आसपास नहीं है। वो 19 लाख करोड़ सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर गंवा दिया। आप समझ सकते हैं कि वो अडानी क्या बनाएगा देश को। अडानी सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के साथ मिलके हवाई जहाज पे उड़ के बेवकूफ बनाएगा लोगों को, और कुछ नहीं बनाएगा। अगर बनाना होता तो वो बना चुका होता। 4 आने में जमीन लेके और 4 लाख करोड़ का कंपनी बनाना, ये कोई अडानी से सीखे और मोदी जी से सीखे। ये अडानी और मोदी जी की बात हो गई। बात यहाँ है जो आखिर कृषि से, जब कृषि प्रधान हमारा देश है, आज भी हमारे जीडीपी कृषि पर ही आधारित है। बहुत सारे कृषि वो अलग अलग राज्य, जैसे हरियाणा है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है,
मध्य प्रदेश है, यहाँ आज भी, या पंजाब है, यहाँ आज भी किसानों की समृद्धि है, किसान आज भी वहाँ के विकसित हैं। आखिर क्या कारण है जो बिहार के किसान अपनी मजदूरी करने के लिए कृषि खेत छोड़ करके और बिहार से बाहर खेतहर मजदूर बन करके रह गए हैं? जो गांव में है वो तो खेतहर मजदूर हैं, जो बाहर गए वो मजदूरी करते हैं। आखिर इसमें क्या कारण है? देखिए, इसके कई मुख्य कारण है। जो मेरा अपना निजी आकलन है कि पहला तो मोदी जी का योजना था कि 2022 में किसानों के रकम डबल हो जाएगी। 2023 आ गया, बजट भी आया और किसानों के पेट पे लात मारा, बजट उल्टा घटा दिया, डबल करने के बजाय 1.5 गुना भी नीचे कर दिया। तो ये तो सबसे पहला बड़ा काम किया मोदी जी ने। रही नीतीश जी की बात, तो नीतीश जी ने तो बजाबते पर्याप्त किया था कि किसान बिहार का कैसे बर्बाद होकर अपना अनाज अलग राज्यों में जाके बेचे, इसलिए तो एमएसपी लागू नहीं किया नीतीश जी ने। अगर एमएसपी लागू नीतीश जी करते तो यहाँ किसान समृद्ध हो जाते, तो यहाँ किसान समृद्ध हो जाएंगे तो नीतीश जी को नुकसान हो जाएगा। फिर वो वोट कैसे देगा गरीबी के नाम पे, वो वोट कैसे देगा भुखमरी के नाम पे? नीतीश जी ने जो योजना लाई उस योजना पे तो कारगर है। नीतीश जी ने अपने योजना में कहीं से कमजोरी नहीं रखी है। मेरा तो नीतीश जी से मांग है, और हम मांग कर रहे हैं, लगातार आंदोलन भी कर रहे हैं अपने संगठन के द्वारा से, और इस बात को उठा रहे हैं कि नीतीश जी बिजली का बिल हाफ करे, किसानों का कर्जा माफ करे और फसल के दाम को डबल करे। अगर ऐसा आप करने में सक्षम हैं तो आपकी जनता चुनने में सक्षम है। ऐसा आप करने में सक्षम नहीं है तो 2024 में मोदी जी जा रहे हैं, 2025 में आप चच्चा भतीजा दोनों चले जाएंगे। तो इसमें आप किसी को रोल नहीं कहिएगा। आप कह रहे किसान की कर्जा माफी की बात कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य है जो हम फ्री की रेवड़ी नहीं देते हैं, तो आखिर किसान फ्री की रेवड़ी फिर कैसे लेना चाहेंगे मोदी जी से? किसान को फ्री का रेवड़ी तो बाकी मोदी जी ने देते हैं। कीटनाशक दवाई के दाम बढ़ा दिए, खाद के दाम बढ़ा दिए, बीज के दाम बढ़ा दिए, डीजल के दाम बढ़ा दिए, जिससे कृषि का सबसे बड़ा योगदान होता है। ट्रैक्टर चलता है, दमकल चलता है, बहुत तरह का काम डीजल से जुड़ा हुआ है। बैल का जमाना तो गया। एक नारा हुआ करता था एक जगह पे, चौधरी चरण सिंह की जब पार्टियां हो करती थी तो हर बैल का नारा दिया करती थी। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था एक टाइम भूखे रह के देश को बचाना है। हमारे देश में ऐसे ऐसे महानायक पैदा हुए जिसने किसानों की बात करी है और किसानों पे ही समाज चला है। लोहिया जी के विचारों से सरकार बन गई, किसानों की नीतियों पे सरकार बन गई, पर किसानों के लिए आज तक काम नहीं हुआ। आज आप जिस खेत में हम बैठे हुए हैं, एक गेहूं का हाल देख लीजिए। यहाँ एक हिरन नाम का चीज आता है, नील गाय बोलते हैं। नील गाय से यहाँ के लोग परेशान हैं। कब आए और रोंद के चला जाए कोई नहीं जानता, लेकिन उसके लिए सरकार के पास पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। नीलगाय से कैसे बचाए, बीज के दाम कैसे घटाए, खाद के दाम कैसे घटाए, कैसे डीजल के दाम में सब्सिडी दिया जाए ताकि किसानों को लाभ मिले, कैसे खेतों में बिजली का व्यवस्था दिया जाए ताकि किसानों के यहाँ के बिजली व्यवस्था हो, ताकि मोटर के द्वारा खेतों को पटाया जाए। तो यहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था ही सरकार ने उत्पन्न नहीं करी। बिहार में किसानों के लिए सिंचाई व्यवस्था की सुविधा क्या सरकार, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, क्या ये सिंचाई व्यवस्था किसानों के लिए मिल रही है? क्या किसानों को खेत तक लाइट पहुंची है? क्या यहाँ जो कृषि के लिए उपयुक्त सिंचाई व्यवस्था है, क्या बिहार में उपयुक्त सिंचाई व्यवस्था हो रही है स्टेट बोर्डिंग के द्वारा? जी बिल्कुल सही कहा आपने। नल जल हरियाली का एक योजना आया था, जल जीवन हरियाली, एक योजना नीतीश जी लाए थे। और इसको लेकर 2017-18 का शायद मुझे याद है दृश्य कि पटना में एक झांकी निकली थी और लंबी शाखा बनी थी, एक बिहार की शाखा, जो सबसे बड़ा लंबा शाखा बनाया गया था। हाथ जोड़ के सब खड़े हुए थे रोड पे कि हरियाली को लेके, जल को लेके और जीवन को लेके बिहार सरकार ने चलाया था। तो मैं खेत का जल और जीवन हरियाली को देख रहा हूँ, तो बेचारा हमारा खेत का किसान उसी तरह सूख रहा है जिस तरह ये गेहूं सूख रहा है। हमारे खेत का किसान उसी तरह जल की तपस्या में विहीन हो रहा है जिस तरह ये खेत का अनाज विहीन हो रहा है। कि न ऊपर वाला चमत्कार करता है, न सरकार उसके चमत्कार का व्यवस्था करके देती है। एक यहाँ पे मैं एक आया नाला देखा हूँ बना हुआ, ये नाला में लुटाई हुई है, कुटाई हुई है और भरपाई नहीं हुई किसानों का। ये लुटाई या कुटाई के बीच का जो भरपाई है, ये नाला नहीं है, ये कृषि सिंचाई के लिए एक नहर की तरह बनाया गया है। जो बिहार में जो व्यवस्था था स्टेट बोर्डिंग का, वो स्टेट बोर्डिंग से दूर दूर से पानी आता, क्योंकि यहाँ हर जगह पंप तो है नहीं, कहीं आपको यहाँ ट्रांसफार्मर तो दिख नहीं रहा है जैसे पंजाबो हरियाणा ऐसे ऐसे राज्यों में है। तो यहाँ था जो एक जगह मोटर लगा हुआ है, वहां से पानी निकलेगा और नहर के माध्यम से हर खेत तक जाएगा। ऐसी व्यवस्था 2 साल पहले हजारों करोड़ की लागत से बिहार में बनी थी, और आप लोग तोड़ देते हैं उसको, तो क्या करेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा, सारा काम तो जनता ही करती है। तोड़ने का भी काम जनता करती है, जोड़ने का भी काम जनता ही करती है, और मरोड़ने का भी काम जनता ही करती है। जैसा मरोड़ा जाएगा, तोड़ा तो गया ही है, अब मरोड़ा भी जाएगा। अब मरोड़ा किसको जाएगा? तो नेताओं को,
जो वोट मांगने आती है उनको मोड़ा जाएगा। आपने जो कहा ये कि नाला खेत के लिए बनाया गया, मैं नाला ही इसको बोलूंगा, नहर को नाला बना दिया गया है क्योंकि इसमें तो पानी नहर का बह नहीं रहा है, नाला का पानी बहता नहीं है। नाला का पानी बहेगा बरसाती मेढक की तरह, जब बारिश होगा तो नाला का पानी बहेगा, तो नाला ही है ये, नहर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, नहर की योजना से सरकार चलाई थी, इसमें हजारों करोड़ का लूट हुआ था, काम नहीं हुआ था। अगर काम होता तो सरकार सबसे पहले खेत के बीच में एक ट्रांसफार्मर लगाती, 100 एकड़ 200 एकड़ के बीच में एक ट्रांसफार्मर लगता, वहां से बिजली सप्लाई का व्यवस्था तैयार होती। जब से एक चीज और, जब से ये नाला बना है, सरकारी नाला बना था, पक्कीकरण नाला बना था हर खेतों पे जाने के लिए, तो क्या पानी आया है कि नहीं तब से आज तक खेतों में? जी, पानी तो इतना आया है कि बस भगवान ही कहते हैं कि बस बेटा तुम बैठे रहो, हम बारिश करेंगे, पानी पहुंचेगा। सरकार का दिया हुआ फंड का पानी खेत में नहीं पहुंचा है। किसान का पसीने का पानी, जो किसान अपने मेहनत से खून पसीना से सींचता है खेत को, उस खेत का पानी किसान अपने मेहनत से पटा रहा है। बाकी सरकार तो कोशिश करती है कि जितना किसान भूखा रहेगा उतना हमको वोट मिलेगा। भूखे किसान का फायदा उठाने वाली सरकार, ये देशद्रोही सरकार, ये राजद्रोही सरकार देश को, राज्य को बर्बाद करने पर लगी। एक लास्ट सवाल है आपसे और हम समाप्ति की ओर भी हैं। एक जब भारत के प्रधानमंत्री शास्त्री जी थे तो उन्होंने एक नारा दिया था जय जवान जय किसान का। उस समय हमारे दुश्मन देशों के साथ युद्ध हुई थी, तो युद्ध हुई थी। आज हम लोग गेहूं के खेत में बैठे हुए हैं, देख रहे हैं गेहूं का खेत है और सीरीज भी चल रहा है खेत खलिहान। तो ये गेहूं आज हम लोग की उग रही है। जब हम 71-72 की बात करते हैं, जब उस समय युद्ध हुआ था, जब देश में हमारे पास गेहूं उगते नहीं थे, तो एक लाल गेहूं आता था जो कि अमेरिका से आता था। तो अमेरिका ने शास्त्री जी पे दबाव बनाया, जो आप युद्ध रोकिए नहीं तो हम आपको अनुदान देना बंद कर देंगे। तो प्रधानमंत्री जी जो स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उन्होंने देश की जनता को एक आह्वान किया, जो आप सभी लोग एक दिन व्रत रखिए ताकि हमें विदेश से गेहूं लेने की जरूरत नहीं पड़े। तो ऐसे भी प्रधानमंत्री थे और आज के भी प्रधानमंत्री हैं, वो किसान से क्या आह्वान करते हैं? जी, लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम जिक्र किए हैं। शास्त्री जी का मैं बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ, बहुत बड़ा फॉलोअर, क्योंकि मेरा नाम भी मेरे दादाजी ने शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री रखा था, तो मैं उनका आइडियोलॉजी का फॉलोअर हूँ। और शास्त्री जी ही नहीं, आप किस खेती की बात कर रहे हैं, शास्त्री जी तो देश के लिए जितना कर दिए, किसानों के लिए जितना कर दिए, देश के युवाओं के लिए जितना कर दिए, उतना आज के प्रधानमंत्री बस अपने विचारों में ला दे, अपने शब्दों में ला दे, तो देश का उद्धार हो जाएगा। क्योंकि आज हम आपको बताते हैं, आज की युवा पीढ़ी के लिए बहुत मार्कल बात है ये, इसको समझने की जरूरत है। क्योंकि गेहूं तो अमेरिका का देन है, भारत का देन नहीं है। हमारे जो बुजुर्ग हैं, आपके घर में, मेरे घर में, जो 100 साल 80 साल जिए हैं और अपने दम पे, अपने पैरों पे कहते थे कि बलवानों का देश है, पहलवानों का देश है भारत। क्यों था? क्योंकि बाजरे की रोटी खाते थे, चने की रोटी खाते थे, मक्के की रोटी खाते थे। आज ना बाजरा है, ना चना है, ना मक्का है। यहाँ तक कि आपको बता दूं, कौनी आता था, सामा आता था, खेती खत्म हो गया, विलुप्त हो गया खेती। बाजरे की बात कर रहे हैं, तभी बता दूं, जो भारत के वित्त मंत्री जी जो भोज दिए थे, तो मोटे अनाज की भोज, बड़े बड़े होर्डिंग में लगे थे, बड़े बड़े न्यूज चैनल, जो उनका अपना न्यूज चैनल कहा जाता है, उन पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा था, जो वित्त मंत्री ने मोटे अनाज की पार्टी दिया। ये मोटा अनाज क्या है? जी, वो हलवा बनाया था, वो हलवा मीठा नहीं, सर खट्टा निकल गया। अच्छा। हलवा तो मीठा बनता, लेकिन खट्टा हलवा निकल गया। क्योंकि खट्टा इसलिए निकल गया क्योंकि जवानों का बजट खा गए, ठीक है, देश के किसानों का बजट खा गए। आपसे लास्ट क्वेश्चन है, जो बिहार के लिए आप बजट में क्या देखना चाहते थे, क्या होना चाहिए? हम बिहार के किसानों के लिए खास, हम बिहार के बजट ये देखना चाहते थे कि बिहारी क्यों, किसान के लेकर पूरे देश के किसानों के लिए जो मोदी जी ने अपने वादे किए थे, वादे में खड़े उतरने चाहिए थे। क्योंकि वो झूठा प्रधानमंत्री अपने आप को साबित कर लिया इस बात से कि हम 22 में कहे थे कि डबल करेंगे, 23 में भी कुछ नहीं कर पाए, निराधार। तो बिहार ही नहीं, देश के लिए ये बजट फेल गया। दूसरा, बिहार के लिए क्या होना चाहिए था, तो बिहार के जो 40 सीट में से 39 सीट उनको जिता के भेजा था बिहार की जनता, जो आज भले ही गठबंधन में टूट गया, लेकिन आज भी बड़े दल हैं, वो पूरे देश में दुनिया की बड़ी पार्टी है। तो बिहार के लिए उनको करना था, किसानों के लिए खासकर, कि सब्सिडी दिलवाते खेतिहर किसान को, जो लोन है, लोन में उनको कर्जा माफी करवाते, क्योंकि किसान मर रहा है बेचारा लोन ले लेके, और खाद के दाम कम करता, कीटनाशक दवाई के दाम कम करता, और बजट में गेहूं, चावल, धान, मक्के, बाजरे, चने जैसे जो उत्पादन है, जो सबसे बड़ा उत्पादन क्षेत्र है बिहार का, उस मखाना जो हमारे बिहार का सबसे उत्पादन क्षेत्र है, इसके लिए स्पेशल बजट पैकेज लाते और इसके दाम को सरकार अपने हिसाब से डिवाइड करते, न कि प्राइवेट कंपनी डिसाइड करती। और इसको सरकार डिवाइड करके और पंचायत लेवल पे
इसका खरीदारी होता ताकि किसानों को अपने सामान को बेचने के लिए जिला, राज्य या किसी और राज्य में जाने की जरूरत न पड़ती। पंचायत लेवल पर जैसे पैक्स अध्यक्ष बनाए गए हैं वो खरीदारी करता और इसको किसानों को सहूलियत मिलता ताकि किसान इसको भरपाई कर पाए और अपने उपजा से अपने बच्चों को पढ़ा पाए, अपने परिवार के भरण पोषण कर पाए, बेटियों का ब्याह कर पाए। ताकि किसान मजबूत रहेगा तब देश मजबूत रहेगा, किसान कमजोर रहेगा, किसान कुपोषित रहेगा तो देश कुपोषित रहेगा। देखिए, अभी हम बात कर रहे थे सामाजिक कार्यकर्ता रुपेश कुंवर जी से, और कृषि पर बिहार में जो कृषि की व्यवस्था है, जब से बिहार में वर्ष 2006 से मंडी सिस्टम खत्म हो गई थी, तब से किसानों की जो दशा है, यहाँ के किसान खेतहर मजदूर बन करके रह गए हैं, पलायन कर रहे हैं। इसी विषय पर हम आज बात किसान की लेकर के, मैं चंदन कुमार आप सबको बीच उपस्थित